हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पोलराइजेशन। ठीक है, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैल जाना, मतलब बिखर जाना। ठीक है, जब भी कोई सनलाइट जब बात करते हैं, सनलाइट है एयर मॉलिक्यूल्स के डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स पर इंसिडेंट होती है, जिनका साइज उसकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में होता है, तो वो लाइट क्या करती है, सभी डायरेक्शन में फैल जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? स्कैटरिंग। और जो पोलराइजेशन है वो स्कैटरिंग में भी वर्क करता है। कैसे करता है समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास सन है जो हमें अनपोलराइज या ऑर्डिनरी लाइट्स प्रोवाइड करा रहा है। अनपोलराइज्ड, और इसे बोल सकते हैं ऑर्डिनरी। ठीक है, इससे लाइट है हमारे पास, सपोज करो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये है हमारे पास एक्स डायरेक्शन। ठीक, और इसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये वाइब्रेशंस है हमारे पास वाई डायरेक्शन के अलोंग और जे डायरेक्शन के अलोंग। ये लो, इस टाइप से हमारे पास है। ठीक है, इसमें जो सनलाइट से हमारे पास लाइट आ रही है वो क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है या अनपोलराइज लाइट है। इसमें वाइब्रेशन जो है, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन वाई एक्स के अलोंग भी और जेड एक्स के अलोंग भी। दैट मींस ये क्या हो गया? अनपोलर लाइट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास क्या होता है, ये एनर्जी, ये लाइट जो है किसी डस्ट पार्टिकल में इंसिडेंट होती है, तो उन पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेट करने लगते हैं, और वो भी अपनी वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, या वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। इस टाइप से ये एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर ये मेरे पास कोई बात करें, ये मैंने लिया पार्टिकल, कोई भी बात करें स्मॉल पार्टिकल, और इसका जो साइज है वो कंपेरेबल है किसके? वेवलेंथ के। अगर यहां से लाइट क्या है और पॉजिटिव डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई, इस स्कैटर्ड लाइट को अगर मैं, ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्स के अलोंग कोई ऑब्जर्वर अगर इसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो उसे ये जो वाई एक्स के जो अलोंग हमारे पास है वाइब्रेशंस है, वो तो ऑब्जर्व नहीं होंगे। ओनली ऑब्जर्व करेगा कौन से? जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और इसी का सीक्वेंस अगर बात करें, सपोज करो अनदर एक जो ऑब्जर्वर है जो कि लाइट की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, या तो वाई में आ गया, अदरवाइज सेकंड अगर बात करें जेड एक्स के अलोंग अगर इसको ऑब्जर्व करता है, तो उससे जो वाइब्रेशंस है, जेड एक्सिस वाले जो वाइब्रेशन उसको ऑब्जर्व होंगे नहीं। कैसे ऑब्जर्व होंगे इसको? वाई एक्सिस के अलोंग। इस टाइप से देखा जाए तो अगर आप स्कैटर्ड लाइट को इंसिडेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें एज ए प्लेन पोलर लाइट ऑब्जर्व होती है। ठीक है, प्लेन पोलर लाइट। अब हमारे ये हमारे पास 3D डायग्राम है, इसी के लिए हम बात करें, बुक्स में हमारा जो डायग्राम है उस टाइप से गिवन होता है। ये तो सन, ये इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन होगी सनलाइट की। ये वाइब्रेशन है इसके, एक तो अपवर्ड डाउनवर्ड, एंड सेकेंड हम बात करेंगे इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और यदि इसी लाइट वेव को अगर बात करें, मैं इस डायरेक्शन से अगर ऑब्जर्व करता हूं, तो ये मुझे कैसे शो होगा? प्लेन पोलर लाइट। इसके पैरेलल वाले जो है वाइब्रेशंस हमें शो नहीं होंगे, ऊपर उसके परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास अनपोलर लाइट, और ये हो जाएगा मेरे पास पोलर लाइट। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। अब देखो, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन।
देखो उससे पहले बात करते हैं डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है। जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज लाइट है कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज पर इंसिडेंट होती है, तो वहां से क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज स्प्लिट आउट इनटू टू पार्ट्स या टू rays. First of one of them, an ordinary ray which follow the laws of reflection, and second does not follow the laws of reflection is called extraordinary ray. ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ये हमने कंसिडर किया, ये मेरे पास कोई भी कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। यहां कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो भी कौन सी है, अनपोलराइज्ड। तो जैसे हमारे पास मीडियम चेंज होगा, ऑर्डिनरी बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। जैसे मीडियम चेंज होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका रिफ्लेक्शन हमारे पास दो पार्ट में होता है। एक लाइट रे जो है वो अनडिवाइडेड निकल जाती है, दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि यहाँ ये रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे अदरवाइज और ई रे, ठीक है। एंड सेकेंड जो रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है, और अगेन वापस रिफ्लेक्शन होगा तो इमर्जिंग रे जो हमारे पास होगी वो पैरेलल होगी इसके ई रे के, बिकॉज इंसिडेंट भी कैसे हो रहा था, पैरेलल आ रहा था। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बात करें या इमर्जेंस होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस हम बात करेंगे, ई रे जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती है, और रे है जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। दूसरी बात, ई रे के जो हमारे पास वाइब्रेशन जो हैं वो है इंसिडेंट रे के प्लेन के पैरेलल होते हैं, जबकि हम बात करें ऑर्डिनरी रे की बात करें तो इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो इंसिडेंट रे के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों ही लाइट रे हमारे पास क्या है, यहां देखो दोनों ही लाइट रे हमारे पास क्या है, पोलर, प्लेन पोलर लाइट है। दैट मीन्स हम बात करें तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्रिस्टल से, कौन से क्रिस्टल से, कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज के थ्रू अगर उसको ऑब्जर्व करता हूं तो हमें उसकी कितनी इमेज, दो इमेज शो होती है, एक तो ई रे के कारण और एक हमारे पास ऑर्डिनरी रे के कारण। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, बट अगर कंबाइंड अगर देखा जाए तो दोनों जो रेज है मिलकर वापस कौन सी बनती है, अनपोलराइज्ड या ऑर्डिनरी रे। क्लियर हुआ? अगर किसी मेथड से हम बात करें, इनमें से किसी एक रे को यहां ऑब्जर्व कर लिया जाए, ठीक है, तो रेस्ट हमारे पास रे जो बाहर निकलेगी वो कैसी मिलेगी, ओनली आपको प्लेन पोलर लाइट, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? दैट मीन्स हम बात करें इस प्रिंसिपल, बात करें जो इस प्रिंसिपल जो बेस्ड है वो होता है निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म कौन से प्रिंसिपल बेस्ड होता है, फर्स्ट तो हम बात करेंगे एक तो डबल रिफ्लेक्शन पर, एंड सेकेंड होता है TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो कैसे इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन हमारे पास होता है, ये मेड होता है किससे, कैल्साइट क्रिस्टल से, और कैल्साइट क्रिस्टल के लिए हम बात करें इस टाइप का क्रिस्टल लिया जाता है, इसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ के कंपैरिजन में अप्रोक्स 3 टाइम्स, ठीक है। हमने कंसीडर किया क्रिस्टल ABCD, ऐसे एक्चुअल में ये हमारे पास 2D में डायग्राम है, ये डायग्राम उस टाइप से मिलेगा आपको, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसे कह दिया हमने EFGH, क्लियर हुआ? अब यहां से बात करें इसके फर्स्ट फेज जो हमारे पास देखने, फ्रंट फेज जो आ रहा है कौन सा आ रहा है, ABGH, और बैक साइड में जो फेज है हमारे पास वो कौन सा है, CDEG, सॉरी, ठीक है। तो अगेन के फेज को, फ्रंट फेज को बात करें, इतना खींच दिया जाए कि भाई ये जो एंगल हमारे पास है, इंटरनल एंगल, अभी जो राइट एंगल ड्रॉ कर रहा है हमारे पास है, वो एंगल कितना हो जाए, 112। ये लो, ये हमने इसकी इसाई कर दी है, यहां से ही कट कर दिया है,
उसको इतना कट कर दिया कि एक साइड जो एंगल बनेगा वो तो बनेगा 68 डिग्री, एंड रेड साइड जो हम बात करें वो बन रहा है हमारे पास 112 डिग्री। ठीक है, सेम इसी टाइप से यहां से बात करें, इसको भी हमने यही किया है। ये तो हो जाएगा 112 डिग्री, ये हो जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके अपोजिट जो हमारे पास है डायगोनल से हम बात करें, डायगोनल्स के अलोंग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये कट कर दिया, कट करने के बाद, ठीक है, कट करने के बाद वापस एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट या गम जिसे बोले हम, उससे इसको वापस पेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कनाडा बाल्सम। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार वापस ड्रॉ करता हूं, तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये लो, ठीक है, ये ए बी पॉइंट है हमारे पास, ये ए पॉइंट है, सी एंड डी। ठीक, अब देखो ये है हमारे पास कनाडा बाल्सम। अब जैसे जैसे इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होगा, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है लाइट रे जो है ई रे, वो स्ट्रेट चली जाएगी अनडेविड, ये हो गया ई रे, एंड सेकंड जो हमारे पास होगी ऑर्डिनरी रे, वो क्या होगी, यहां से डेविड हो जाएगी, बिकॉज रेयर मीडियम जो डेंसर मीडियम जा रही है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब बात करें यहां से, देखो ये है हमारे पास ओ रे, अब हमें क्या करना है, देखिए और ए को अपोज करना है यहां से, ठीक है, या ऑब्जर्व कराना है। तो देखो यहां जो मैं बात कर रहा हूं कनाडा बाल्सम, ये ई रे और ये क्या है हमारे पास ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है, कैल्साइट क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैल्साइट जो क्रिस्टल का हमारे पास है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिहेव करता है किसके लिए, ओ रे के लिए जो होता है हमारे पास, ऑर्डिनरी रे के लिए, वो हमारे पास होता है कितना, 1.68, और कनाडा बाल्सम के लिए होता है हमारे पास कितना, 1.55, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए होता है वो होता है 1.48। ठीक है, ऑर्डिनरी रे के लिए कितना है हमारे पास 1.68, कनाडा बाल्सम का कितना हमारे पास है 1.55, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए बात करो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.48। अब देखिए लाइट रे, देखो यहां से ई रे जो हमारे पास बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.48, और कनाडा बाल्सम का कितना आ रहा है हमारे पास 1.55। दैट मींस ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है क्या कर रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहां इसका कोई फैक्टर नॉर्मली क्या हो जाएगी, ये विद अनडेविएट स्ट्रेट निकल जाएगी। बट यही बात अगर मैं ऑर्डिनरी रे की लिए करूं, तो ऑर्डिनरी रे क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो कर रही है। अब बात करें ऑर्डिनरी रे के लिए, देखा कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ रहा है 1.68, और कनाडा बाल्सम का कितना आ रहा है हमारे पास 1.55। दैट मींस हम बात करें कनाडा बाल्सम जो है ऑर्डिनरी रे के लिए एज ए रेयर मीडियम बिहेव करेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कैसा बिहेव करता है, डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रे हम बात करते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, और उसका इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अबव एंगल पर अगर होता है, तो वहां से उस लाइट रे का क्या हो जाएगा, TIR हो जाता है। तो यहां से लाइट रे क्या होती है, TIR हो जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसके लोअर साइड फेज में बात करें, AD को हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, जिससे लाइट रे यहाँ क्या हो जाती है, ऑब्जर्व, टोटली ऑब्जर्व जाती है। और इस क्रिस्टल से या निकोल प्रिज्म से जो लाइट एमिट होगी, ठीक है, ये इमर्ज होगी, वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको,
ई रे के फॉर्म मिलेगी और वो क्या होगी, प्लेन पोलर लाइट, प्लेन पोलर लाइट। ठीक है, इस टाइप से निकोल प्रिज्म जो ये है वो यूज होता है किसमें, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलर लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हुआ यहां तक? जो किससे मेड होता है हमारे पास है, कैल्साइट क्रिस्टल से मेड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, और कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो फर्स्ट हम बात करें डबल रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड TIR पर बेस्ड है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे, हमारे पास नेक्स्ट है पोलरॉइड। तो देखिए, पहले हम बात कर ले पोलराइड होता क्या है। पोलराइड एक कॉमर्शियल शीट होती है, थिन शीट होती है, जिनका यूज करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, इनका वर्किंग कैसे होता है, हम बात करें। ये होती हैं क्यूनिन आइडोसल्फेट। ठीक है, आइडोसल्फेट की शीट को हम क्यूनिन आइडोसल्फेट को मिक्स करते हैं किसके साथ, सेल्यूलोज के साथ। ठीक है, मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एक पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, क्यूनिन आइडोसल्फेट को सेल्यूलोज के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। और इस पेस्ट को स्क्वीज करते हैं किसे, थ्रू स्लिट से। ठीक है, एक नैरो स्लिट हम बात करें तो हम ये कहें स्क्वीज थ्रू ए स्लिट। अच्छा, ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल एक सिंगल डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ऑल क्रिस्टल्स आर arranged in a single direction parallel to its optical axis। ठीक है, और उस शीट को हम क्या करते हैं, फिर दो ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास थिन प्लेट के बीच में रख करके सैंडविच कर लेते हैं इस टाइप से। ये ग्लास प्लेट है हमारे पास और ये बन गया हमारे पास पोलरॉइड। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी है, डायग्राम कुछ इस टाइप से बात करें, कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ये मेरे पास हुआ, इनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है, सपोज करो ये ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक, अब इसके थ्रू अगर मैं कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराता हूं, यहां ये पास कराता हूं, तो क्या होगा, वे जो वाइब्रेशंस हैं जिनके वाइब्रेशंस के ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं वो तो इससे पास हो जाएंगे, बट अदर वाइब्रेशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, यहां से अपोज कर लिए जाएंगे। ठीक है, या रेस्ट हो जाएंगे, किससे अपोज जाएंगे, इस पोलराइड से। भाई हम बात करें हमारे पास, जैसे हमने कहा कि ये इसके ऑप्टिकल एक्सिस हम बात करें ये है, तो ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो वाइब्रेशन तो क्या होंगे, इसके पैरेलल जो आ रहे हैं वो तो क्या हो जाएंगे, इससे पास हो जाएंगे। बट इसके अलावा जो इंक्लाइन होंगे वो अपोज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया वो भी अपोज हो गया। बाकी अदर जो हम बात करें जो पैरेलल होगा वही तो पास होगा, और अदर जो हमारे पास है जो वाइब्रेशंस है वो सब क्या हो जाएंगे, इससे अपोज जाएंगे। इस टाइप से आपको जो फाइनली जो बात करें इमर्जिंग जो रे मिलेगी या जो लाइट मिलेगी वो एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, इसे कहेंगे हम प्लेन पोलर लाइट।
प्लेन पोलर लाइट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या थी, ऑर्डिनरी लाइट, अदरवाइज अनपोलर लाइट। अब देखो अगर ये ऑप्टिकल एक्सिस है हमारे पास इस डायरेक्शन में ना होकर के किसी अदर डायरेक्शन में होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑप्टिकल एक्सिस इस डायरेक्शन में है और यहां मेरे पास ऑर्डिनरी लाइट है या अनपोलर लाइट है, ठीक है। इससे पास कराऊंगा तो क्या होगा, इससे पास कराने पर क्या होगा, आपको जो इमर्जिंग लाइट जो मिलेगी वो अगेन पहले प्लेन पोलर मिलेगी, बट वो कैसे मिलेगी, क्या उनके वाइब्रेशन इनिशियल जो हमारे पास है वाइब्रेशन के पैरेलल होंगे क्या, नहीं। अभी जो वाइब्रेशन देखो ये हमारे पास हमने कहा जब भी किसी अनपोलराइज लाइट को पोलरॉइड से पास कराते हैं तो आपको इमर्जिंग जो रे मिलती है उनमें जो वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस वो इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होंगे, ये वाइब्रेशन, ठीक है। अगर यही हम बात करें हमारे पास इसी पोलराइड को मैं इस टाइप से अगर ड्रॉ कर लूं, ऐसा है तो इस टाइप में मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये था हमारे पास पोलरॉइड। अब बात करें पोलरॉइड का यूज और कहां होता है पोलरॉइड का यूज हम आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं कि भाई इंसिडेंट लाइट है हमारे पास पोलर लाइट है या अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, देखिए अगर मान लो हमारे पास कोई लाइट है इंसिडेंट हो रही है, कोई भी लाइट है हमारे पास है, हमें ये कंफर्म नहीं कि ये ऑर्डिनरी लाइट है या अदरवाइज पोलर लाइट है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास ये पोलर लाइट है या अनपोलर लाइट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम किसी ऑप्टिकल एक्सिस या पोलरॉइड से पास कराएंगे, सपोज करो पोलरॉइड को पास कराने पर हमें ये इंटेंसिटी मिल रही है या ये वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं इमर्जिंग रे के फॉर्म में, चलो ठीक है। अब अगर मैं इस वाइब्रेशन या इस पोलरॉइड को थोड़ा रोटेट कर दूं, इसको थोड़ा हम क्या कर दें, रोटेट कर दें, तो रोटेट करने पर हमें सपोज करो इस डायरेक्शन में आ गया, रोटेट करने के बाद फाइनल डायरेक्शन ये हो गई इसकी। अब अगर बात करें तो आपके पास अगर इमर्जिंग रे है हमारे पास, या इमर्जिंग जो है वो अगर उसी ये पैरेलल उस सेम इंटेंसिटी के साथ अगर लाइट एमिट हो रही है, सेम इंटेंसिटी, सपोज यहाँ इंटेंसिटी मेरे पास कितना था, आई था, अभी मेरे पास इंटेंसिटी कितना मिल रहा है, आई इंटेंसिटी वापस मिल रहा है, दैट मींस इंसिडेंट जो रे है वो कौन सा आपके पास, ऑर्डिनरी रे, दैट मींस अनपोलराइज्ड। और सर अगर इंटेंसिटी अगर वेरी कर रहा हो तो इंटेंसिटी वेरी कर रहा हो तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो कौन सा है हमारे पास, पोलर लाइट, इंसिडेंट जो रहेगा कौन सी होगी, पोलर लाइट। कैसे देखो, अब यहां बात करें कि यहां मैंने कहा इसको अगर मैंने स्ट्रेट में रखा है तो भी मेरे पास सेम इंटेंसिटी की लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, या इमर्ज हो रही है मेरे पास, और इसको थोड़ा इंक्लाइन कर दिया तो भी सेम इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इंसिडेंट जो रे है उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो, ठीक है, जबकि जो इसके पैरेलल जो होंगे वो पास होंगे, बाकी रेस्ट जो हमारे पास है वो अपोज होंगे। ऐसा हमारे पास है, ऐसा तभी हो सकता है ना जब इंसिडेंट जो रहे उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो इस डायरेक्शन के अलोंग भी तो होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो उससे पास होंगे। अगर मान लो सपोज करो सर इंसिडेंट रे हमारे पास कौन सा है, अनपोलराइज सॉरी पोलराइज लाइट है, तो क्या होगा, तो वो भी देख लो, ये मेरे पास अनपोलराइज लाइट है, उसको मैं दो कंटिन्यूअस पोलरॉइड से पास करा रहा हूं, एक तो हो गया फर्स्ट तो है पोलरॉइड, और सेकेंड जो हमारे पास है वो हो जाएगा एनालाइजर। अब देखो ये तो मेरे पास कौन सा है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट को जैसे पोलराइड से पास कराओगे तो वे वाइब्रेशन जो कि इस पोलराइड के प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं वो तो क्या हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे,
वो तो पास हो गए, बाकी अदर जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो सब क्या हो जाएंगे, अपोज जाएंगे। ऐसे इसे बोलते हैं एनालाइजर। अब देखो, अब ये जो हमारे पास ये कौन सी लाइट है भाई, ये हमारे पास हो गई प्लेन पोलर लाइट। इस प्लेन पोलर लाइट को इस सेकंड यानी एनालाइजर से के थ्रू अगर हम पास कराते हैं तो क्या होगा, ऐसे वाइब्रेशन जो इसके कॉमन चलेंगे। भाई हमने कहा कि ये जो वाइब्रेशंस हैं इसको मुझे इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, तो कुछ कंपोनेंट तो इसके अलोंग होंगे और कुछ कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो जो कंपोनेंट इसके पैरेलल होंगे वो तो इससे पास हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो परपेंडिकुलर होगा वो उससे क्या हो जाएगा, अपोज जाएगा। दोबारा समझो, देखो भाई हमारे पास मान लो कि ये वाइब्रेशंस हैं, इसके वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिजोल्व। तो यहां बात करते हैं, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो गए और ये मुझे ऑप्टिकल एक्सिस गिवन है। अब जैसे ये आएगा तो कुछ वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशन तो होंगे इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होंगे। भाई ये मेरे पास ये इंसिडेंट हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सपोज करो थीटा एंगल मान लिया, तो ये इसका कंपोनेंट ये तो हो जाएगा cos थीटा के फॉर्म में और ये हो जाएगा sin थीटा के फॉर्म में। जो परपेंडिकुलर होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, इससे अपोज जाएंगे, और जो उसके पैरेलल जो होंगे वो उससे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बट उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो इंसिडेंट के कंपैरिजन में कम होगी। इसको अगर और रोटेट कर दे तो इंटेंसिटी और डिक्रीज जाएगी, बिकॉज अगर मान लो सपोज करो इसका जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो इसके ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम ये कहें ये इस टाइप से होगा, और हमें पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का उसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। दैट मींस इमर्जिंग जो रे मिलेगी आपको एज ए डॉट मिलेगी या उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, बस में आ गए यहां तक। तो ये हमारे पास है कि पोलराइड क्या होता है, या सॉरी पोलराइड एक ऐसा हमारे पास है कॉमर्शियल थिन शीट होती है, इसका यूज करते हैं हम किसमें, अनपोलर लाइट को प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसकी थ्रू हम बात करें या इसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई भी करते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट रे जो हमारे पास है या लाइट जो है वो पोलराइड है, अदरवाइज प्लेन पोलर लाइट है। अगर उसको रोटेट करने पर, यदि पोलराइड को अगर रोटेट करें, रोटेट करने पर इमर्जिंग रेट में लाइट में इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे कौन सा हमारे पास है, प्लेन सॉरी अनपोलराइज है या ऑर्डिनरी लाइट है। When we change the direction of the optical Polaroid and the intensity of the emerging light ray changes with respect to the rotation of the analyzer, that means we can say the incident light ray is polarized, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखिए, तो इसका मतलब मेलस ने क्या किया, मेलस एक साइंटिस्ट ने उसने देखा कि भाई एनालाइजर के रोटेट करने पर, एनालाइजर को रोटेट करने पर इमर्जिंग लाइट जो हमारे पास है उसकी इंटेंसिटी में क्या आता है, चेंजेस आता है, ठीक है। उस चेंजेस जो हमारे पास है वो इन दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस के एंगल पर डिपेंड करता है कि अगर जैसे अगर एंगल दोनों में चेंजेस आ रहा है तो हमें कहते हैं इंटेंसिटी भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इसके लिए मेलस ने एक लॉ दिया, मेलस लॉ। क्या था वो मेलस लॉ? अकॉर्डिंग टू द मेलस लॉ, व्हेन ए नॉन पोलर लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू टू कंटिन्यूअस पोलरॉइड्स, वन ऑफ देम पोलरॉइड एंड सेकंड एनालाइजर, ठीक है, then the intensity of the emerging light ray through the analyzer is directly proportional to the square of cosine between angle between the optical axis of polaroid and analyzer, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको हमने दो कंटिन्यूअस पोलरॉइड्स, फर्स्ट ऑफ देम हमने इसको बोल दिया पोलरॉइड एंड सेकंड हमारे पास हो गया एनालाइजर, ठीक है। when a unpolarized light pass through two continuous polarized, one of them polaroid and second analyzer, then the intensity of emerging light ray from analyzer is directly proportional to the square of cosine angle
बिटवीन बोथ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलरॉइड्स। ठीक है, सपोज करिए एंगल कितना हमारे पास थीटा है, तो यहां से इमर्जिंग लाइट रे जो है आई डिपेंड करती है या प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ बोथ पोलराइज्ड। ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनल रिमूव करें तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिमूव करें तो क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज इमर्जिंग थ्रू द एनालाइजर, या ये बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। यहां से ओरिजिनल जो हमारे ऑर्डिनरी रे उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये आई नॉट नहीं है। आई नॉट क्या है, जो एनालाइजर पर इंसिडेंट हो रही है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, यही हम कहते हैं इससे जो पास होगी उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। कैसे देखो, सपोज करो यहां से मैंने अनपोलर लाइट इंसिडेंट कराई, यहां से मेरे पास क्या हो रहा है, प्लेन पोलर लाइट मिलेगा मेरे पास। इसका इंटेंसिटी कितना कंसीडर किया मैंने, आई नॉट कंसीडर किया है। अब आई नॉट अगर कंसीडर किया है, इसका मतलब अब जैसे ही इसे एनालाइजर से पास होगा तो उससे इंटेंसिटी वेरिएशन आएगा, वो डिपेंड करेगा इनके ऑप्टिकल एक्सिस के इंक्लाइनेशन एंगल पर। सपोज करो कि ये मेरे पास दोनों पोलराइड्स क्या है, पैरेलल है, दोनों पोलराइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो क्या होगा, यहां से मैंने इंटेंसिटी सपोज करो कोई भी लाइट है, यहां से इंसिडेंट करा रहे हैं हम, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, और यहां से जो प्लेन पोलर लाइट इमर्ज हो रही है फर्स्ट पोलराइड से, उसका इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट है। तो जो हमारे पास एनालाइजर से यानी P2 पोलराइड से जो लाइट इमर्ज होगी उसका इंटेंसिटी भी कितना होगा, आई नॉट ही तो होगा, बिकॉज कोई भी हमारे पास वाइब्रेशन ऐसे हैं जो नहीं, जो एनालाइजर से अपोज किए जा रहे हैं, सारे वाइब्रेशन से क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, कैसे, बिकॉज सर दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब थीटा कितना यूज करेंगे हम, 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट। अगर इसको थोड़ा मैं इंक्लाइन कर दूं, अब इंक्लाइन आप चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, दोनों में इंटेंसिटी हमारे कॉमन होगा, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा। एक साइड अगर क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो यहां तक, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। बट उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखें, मेलस लॉ जो है वो केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, एनालाइजर के लिए, पोलराइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जब भी किसी अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी पोलराइड से पास कराता हूं तो उसका इंटेंसिटी कितना हो जाता है, इमर्जिंग लाइट का इंटेंसिटी हो जस्ट हाफ हो जाएगा किसका, इंसिडेंट इंटेंसिटी का, ये हो जाएगा I/2। ये अगर इसको I0 कंसीडर कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, I0/2। दैट मीन अगर किसी अनपोलराइज्ड लाइट को जब पोलराइड में कन्वर्ट करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, जस्ट हाफ हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही ये इंटेंसिटी I0/2 इंटेंसिटी का जो लाइट है एनालाइजर से पास होगा, तो यहां हम अप्लाई करें किसको, मेलस लॉ को। सपोज करो यहां मेरे पास ये इंक्लाइनेशन एंगल कितना आ गया, ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास है जो मेलस लॉ वर्क करेगा वो वर्क करेगा I0/2 पर, ना कि I0 पर। तो यहां सपोज करो मेरे पास है इमर्जिंग इंटेंसिटी कितना है, I है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, I मैक्सिमम cos स्क्वायर थीटा, I मैक्सिमम cos स्क्वायर थीटा। और ये I मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, नॉट पोलराइड। ठीक है, तो यहां बात करेंगे I इज इक्वल टू I मैक्सिमम कितना है, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेलस लॉ जो है वो केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, एनालाइजर के लिए वर्क करता है। और जब भी किसी लाइट को या अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड से पास कराते हैं तो हमारे पास इमर्जिंग जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना होता है, जस्ट हाफ होता है। ठीक है,
अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये 30 डिग्री है, ऐसा कुछ दे रखा है। देखिए ये पोलराइड फर्स्ट है, P1 है, ये एनालाइजर हो गया मेरे पास, P2 को P2 कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ P1 पर इंसिडेंट लाइट रे का इंटेंसिटी कितना है, I1 है, और P1 से पास होने वाले इमर्जिंग जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना है, I2 है, P2 से पास होने वाले इंटेंसिटी है उसका कितना है, I3। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी I1 टू I2 फर्स्ट, एंड सेकेंड हमारे पास होगा I1 रेशो I3, एंड थर्ड हमारे पास है I2 रेशो I3। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है अगर इंसिडेंट जो हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना गिवन है, I1 गिवन है, जो कहां पर इंसिडेंट हो रही है, पोलराइड पर इंसिडेंट हो रही है, और I2 इंटेंसिटी लाइट पोलराइड P1 से पास हो रही है या इमर्ज हो रही है, जो इंसिडेंट हो रही है किस पर, एनालाइजर या पोलराइड सेकंड P2 पर। ठीक है, और एनालाइजर से जो हमारे पास है इमर्जिंग लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना है, I3 है। अब देखिए अब हमारे बात करें तो अनपोलराइज्ड लाइट जैसे ही पोलराइड पर इंसिडेंट होगी तो वहां हम क्या डायरेक्ट मेलस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, वहां बात करेंगे इंटेंसिटी I1 को मैंने कंसीडर किया कितना, सपोज करो I कंसीडर किया, कितना कंसीडर किया, I। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो कहां इंसिडेंट हो रही है, पोलराइड पर इंसिडेंट हो रही है। अब बात करें I2 का वैल्यू क्या होगा, जब भी हमने बोला है जब भी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड से पास कराते हैं तो हमारे पास इमर्जिंग लाइट जो होगी उसकी इंटेंसिटी, इनिशियल जो लाइट है हमारे पास उसकी इंटेंसिटी का कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। दैट मीन I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1/2, ये कितना हो जाएगा, I/2। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, I1/I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें हम, I1/I3। तो पहले I1 तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, I3 कैलकुलेट करना है। अब जैसे I2 जो लाइट जो इंटेंसिटी है लाइट का वो किससे पास हो रहा है, हमारे पास एनालाइजर से पास हो रहा है। अब एनालाइजर पर हम क्या कर सकते हैं, मेलस लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहां मेरे पास तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब I क्या है मेरे पास है, एनालाइजर से इमर्जिंग जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना, I3। I0 क्या है, एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट जो है उसका इंटेंसिटी कितना है, I2। एंड थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द बोथ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइड एंड एनालाइजर 30। I3 कैन बी राइट, I2 का वैल्यू कितना मेरे पास, I/2, कितना है, I/2 इंटू cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4। I3 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 3I/8, 3I/8। अब देखो यहां से क्या कैलकुलेट करना है हमें, I1 रेशो I3, I1 रेशो I3, I1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, I, और I3 का वैल्यू कितना है, 3I/8। ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 8:3। क्लियर हुआ? ये हो गया मेरे पास वैल्यू कितना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ऐसे थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमने कहा I2 रेशो I3, I2 रेशो I3, I2 का वैल्यू ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है, कितना है हमारे पास, I/2, और I3 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3I/8। इसको तो हम बात करें 8/3I, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4/3, ऐसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर हुआ? तो ये माइंड फिक्स कर लेना बेटा कि आपको जो मेलस लॉ अप्लाई करना है वो किसके लिए अप्लाई करना है, एनालाइजर के लिए अप्लाई करना है। मेलस लॉ पोलराइड के लिए वर्क नहीं करता। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पर।
if two analyzer या two polarites A and B are adjusted such that they are perpendicular to the each other. इस टाइप से ये तो हमारे पास पोलराइड A है, ये पोलराइड हमारे पास क्या है, B है, ठीक है ना. If the intensity of the incident light at the polarization A is I and the intensity of the emerging light ray to the polaroid B is I by 8. इसको मैं I नॉट कंसिडर कर लूं, I नॉट by 8, ठीक है. कब, अगर इसके बीच में हमने थर्ड पोलराइड C है वो इस टाइप से स्टेबलाइज किया, इसका इमर्जिंग इंटेंसिटी कितना हो गया हमारे पास, I नॉट by 8 हो गया. You have to calculate the angle या position of the polaroid C about polaroid A. Find out the value of theta. ठीक है. अगर सपोज करो C नहीं होता हमारे पास, केवल दो क्रॉस पोलराइड हमारे पास है A and B अगर है, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. तो हमारे पास इमर्जिंग लाइट रे का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. बट अगर बात करें अनदर, हमारे पास हमने क्या किया है, थर्ड पोलराइड C यूज किया है जो कितना एंगल में कर रहा है, थीटा एंगल में कर रहा है, किसके साथ, पोलराइड A के साथ, ठीक है. तो हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ताकि इमर्जिंग जो हमारे पास लाइट है, फाइनली जो इमर्जिंग लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 8. अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चले. फर्स्ट हम बात करते हैं, यहां से मेरे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है कितनी, I नॉट. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट ए पोलराइड की बात करें तो कितनी हमारे पास है, I नॉट. इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट थ्रू ए कितना होगा, हो जाएगा I नॉट बाई 2. हमने पहले कहा था देखो कि हमने जब भी किसी अनपोलराइज लाइट को किससे पास कराते हैं, हमारे पास पोलराइड से पास कराते हैं, तो उससे जो हमारे पास इमर्जिंग जो लाइट होगी उसका इंटेंसिटी कितना होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा. वहां हम मेलस लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना, I नॉट बाई 2. अब देखो, अब इनके बीच इंक्लाइंस एंगल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है हमारे पास, ये तो है अनपोलराइज और ये हमारे पास क्या है, पोलर लाइट, ठीक है ना. अच्छा, ऐसे जो हमारे पास है मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास है जो इमर्ज हो रही है, वही हमारे पास मैक्सिमम होगी किसके लिए, सी के लिए, ठीक है ना. अब यहां अप्लाई करेंगे मेलस लॉ. द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट थ्रू सी पोलराइड से हमारे पास है, ये एनालाइजर से पास होने वाली जो लाइट है कितनी होगी, वो देखिए हमारे पास IC इक्वल टू I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा. अरे भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी इसके वजह इंसिडेंट हो रही है, वो जो हमारे पास ए से पास हो रही है वो इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा, I नॉट बाई 2. और इमर्जिंग कितनी हो जाएगी, यहां से कितनी हो रही है हमारे पास, IC, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं. अब मुझे पता है कि A और B म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, क्रॉस्ड है. ये एंगल कितना थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास बात करेंगे कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो B और C के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा. अब यही बात करें, द लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट थ्रू B पोलराइड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा IB इक्वल टू, अब इस B पोलराइड के लिए, एनालाइजर के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, IC cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है. अब देखो IB का वैल्यू कितना हो जाएगा, IC का वैल्यू पुट कर दो, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा. अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, कैन बी राइट sin स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब देखिए, और IB में कितना गिवन है, I नॉट बाई 8, I नॉट बाई 8 इक्वल टू I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो इट कैन बी राइट
4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स हम बात करें, ये क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ क्या होगा, रूट ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, अगेन 1। अब sin 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मीन्स कितना, sin पाई बाई 2। अब कंपेरिजन करें तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, पाई बाई 2। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोलराइजेशन जो कंप्लीट हुआ। ठीक है, पोलराइजेशन में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, उसमें ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर एंगल भी हमने डिफाइन किया था। नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ा पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, और ये हमारे पास फाइनली हमारे पास था पोलराइजेशन बाय पोलराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड वे ऑप्टिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो नीट और आईआईटी में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।